चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 रिटर्न ऑफ इनकम। पूरे इनकम टैक्स में एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो प्योर थ्योरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल नहीं। एक ही, और इसका वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स का है, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या क्वेश्चन में आ जाए। और ये पूरा चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, इसमें कुछ सेक्शंस आपके कोर्स में। सिंघानिया जी ने तो सारे सेक्शन इसलिए दिए क्योंकि सिंघानिया जी की बुक सिर्फ सीए में नहीं बहुत सी जगह चलती है, तो हम उतने ही पढ़ेंगे जितने हमारे कोर्स में है। बट बड़े काम की चीज है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपको आगे जाके आपको आर्टिकलशिप करना है। तो देखें पेज नंबर 528 पर आ जाए फटाफट से जरा। Who has to submit its return of income on voluntary basis as a statutory obligation? स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन मतलब कानूनन आपको वैधानिक रूप से भरना ही है, आपके ऊपर स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है। स्टेचुटरी मतलब कानूनन। वॉलंटरी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एक्चुअली उनका कहना है कि जब स्टेट्यू ने कानून ने आपके ऊपर थोपा है तो आपको इच्छा से भरना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब। यानी हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139। फर्स्ट 139(1) का पहला पॉइंट क्या है? A company firm is required to submit its return of income regardless of quantum of income or loss. अंडरलाइन कर लें, कंपनी एंड फर्म पे ऑलवेज रिटर्न फाइल होगा। उनकी इनकम जीरो होगी तब भी होगा, उनकी इनकम माइनस में होगी तब भी होगा, उनकी इनकम ही नहीं होगी तब भी होगा। तो रिगार्डलेस ऑफ इनकम लॉस, यानी हमेशा कंपनी और फर्म को तो रिटर्न भरना जरूरी है, चाहे वो नील का रिटर्न क्यों ना हो। अब इसका सब क्लॉज याद नहीं रखना है, 139(1) याद रख लो बस, ये ABCD याद नहीं रखना है। दूसरा, अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी फर्म इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिटर्न ऑफ इनकम इफ इनकम एग्जिट्स एग्जम्पशन लिमिट। अदर देन इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल, इन सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया तो बचा कौन? तो इन सबको अगर छोड़ दिया है, बाकी बचे हुए हैं। और एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से ऊपर की अगर इनकम है किसी और की, इन एसएससी के अलावा और कोई एसएससी, बहुत सारे एसएससी होते हैं, तो उनको 2.5 लाख से इनकम ज्यादा हो तो रिटर्न भरना, अदरवाइज नहीं भरना है। ये अपने काम का नहीं है। फर्स्ट अपने काम का था खासतौर से, सेकंड इतना काम का नहीं है। बस ये आदत है अदर देन, तो मिसलेनियस ये कायदे से लास्ट में होना था, इन्होंने यहां डाल दिया। पहले हम कंपनी फर्म की बात कर ली, अब हम पहले इंडिविजुअल HUF की बात कर लेते, फिर अदर्स में आना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट काम का ये मोस्ट टाइम पे 139 क्या लिखा? इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट। बस इतने लोग, इन सब पे टैक्स रेट सेम होते हैं, आपने देखा। इसमें फर्म इंक्लूड नहीं, कंपनी नहीं, बात कर रहे हैं इंडिविजुअल HUF AOP BOI। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ग्रुप ऑफ पर्संस। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, ये सब आपस में मिलकर भी ग्रुप बना सकते हैं। इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिटर्न ऑफ इनकम इफ इनकम विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10B, 10BA, 80C to you for the assessment year 17, 18, 18, 19 under section 1038 and from assessment year 2021 under section 54 exceeds the amount of exemption limit. इन शॉर्ट डायरेक्ट पढ़ते हैं तो क्या करेंगे? इंडिविजुअल HUF एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिटर्न ऑफ इनकम इफ इनकम एग्जिट्स एग्जम्पशन लिमिट। सीधे सीधे क्या होगा? इनकम एग्जिट्स एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ये सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, और ये अदर पर्सन के लिए। तो अगर इंडिविजुअल HUF AOP की इनकम इससे ज्यादा है, AOP में ट्रस्ट वगैरह ये सब आते हैं, इससे ज्यादा है अगर, तो उस कंडीशन में उनको रिटर्न फाइल करना है। कौन सी इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम? तो इसके लिए आप जरा ध्यान से देखें तो GTI आती पहले। तो GTI में हम क्या करते हैं? 5 हेड की इनकम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन देते हैं, फिर टोटल इनकम आती है। अब मान लो ये इनकम तो आपकी 4 लाख रुपए की, लेकिन 1.5 लाख का डिडक्शन लेने के बाद ये इनकम 2.5 लाख रहेगी, या 2.5 लाख से कम भी होगी। तो क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? तो आप ढंग से पढ़ेंगे तो लिखा है विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to you। अभी इतना याद रखें।
तो विदाउट क्लेम यानी इसको क्लेम करने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो यू आर कंपल्सरी मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी। तो यानी हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, इफ जीटीआई एग्जिट्स 2,50,000 नॉट टोटल इनकम, जीटीआई एग्जिट्स 2,50,000 देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसलिए ऐसा है, आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख के रख लेना, विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2U। एक तो ये लिखा, एक और बार पढ़ते हैं, विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, B और BA, मतलब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बिजनेस लगाता है, जैसे ऊपर बिजनेस हेड आएगा, तो बिजनेस इनकम में अगर आपकी इनकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह में है तो आप डिडक्शन क्लेम करते हो उसके लिए 10A वगैरह में। तो यहां पे वही बात है, यानी वो डिडक्शन क्लेम करने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न करना है। अब ये सेक्शन अपने कोर्स में नहीं थे इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं आपको, ठीक है ना। इसमें से SEZ वाला छोटा सा पॉइंट कहीं आएगा बस वो बताऊंगा मैं, अदरवाइज बाकी नहीं है। तो हमने भी ये मेन है एक बात, ये तो हुई असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर कट कर देना, इससे कोई मतलब नहीं, हम तो आज तक के रूल देखते हैं। तो विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस, और क्या है, विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 1038, इसको ऐसा पढ़ें, विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 1038। आपको याद होगा कैपिटल गेन चैप्टर में हम सेक्शन 1038 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट करते हैं यार, करते हैं। और एग्जेम्प्ट इनकम तो हम उसमें लिखते ही नहीं है, एग्जेम्प्ट इनकम हम ऊपर लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। जैसे मान लो मेरा 10 लाख रुपए, 10 लाख भी नहीं चलो ज्यादा, मान लो मेरी 3 लाख की इनकम थी, 3 लाख रुपए में से 1 लाख सेक्शन 1038 में एग्जेम्प्ट हो गए। 3 लाख रुपए की इनकम थी, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख था, उसमें 1038 में 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गए, मैंने 2 बाहर लिख दिए। अदर सोर्सेस की इनकम मेरी थी 50,000 रुपए की, ठीक है। अब मेरी जीटीआई जो हो रही है वो 2,50,000 ही हो रही है, उसमें से भी मैंने 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया, तो अब मेरी इनकम बची 1 लाख। तो क्या आप मुझे मैंडेटरी है फाइलिंग ऑफ रिटर्न? तो दो बात, बिफोर 80C तो आपकी 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन, अगर ये एग्जम्पशन नहीं मिला होता तो आपकी इनकम 3.5 लाख होती है। ध्यान से देखो, इसलिए क्या लिखा बिफोर, तो यानी ये भी हटा दे हम तो यहां पहुंच गए, ये भी हटा दे हम तो 3 लाख, तो 3.5 लाख हो जाती है, यानी आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर निकल गई, इसलिए आपको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। तो ऐसे देखना है ना बिफोर डिडक्शन। और एक और नया आ गया इस असेसमेंट ईयर से, इसलिए स्टार बना लो, बहुत अहम भी पॉइंट हो गया। अगर इस असेसमेंट ईयर में ये चेंज आया है तो बहुत बड़ा चेंज है वो, और वो चेंज ये है, हमने एक और बात देखी कैपिटल गेन चैप्टर में कि कई बार कैपिटल गेन जो भी आता था, जैसे मान लो आपका 3 लाख का कैपिटल गेन आया, फिर आप सेक्शन 54 में एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया आपने, या 54B, D, EC ये सब पढ़े हमने, ये एग्जम्पशंस क्लेम किए थे आपने, ये भी तो एग्जम्पशन थे और ये भी ऊपर ही माइनस हो जाते थे। तो मान लो मैंने न्यू रेसिडेंशियल हाउस खरीदा 2 लाख का, तो विच एवर इज लोअर हम एग्जाम लेते थे, बाहर कितना लिखते थे टैक्सेबल। अदर सोर्सेस की इनकम 2 लाख, टोटल हो गए 3 लाख। अब आप बताओ अभी रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है? तो अभी तो करना है क्योंकि यही दिख रहा है 2.5 लाख से ऊपर हो गया। लेकिन अगर मान लो यहां 1 लाख होता तो 2 लाख ही हो रहे हैं, तो अब ये तो 2.5 लाख से कम है ना, तो भी रिटर्न फाइल करना है। क्यों? क्योंकि बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 सारे, अगर इसको हटा दे, इस एग्जम्पशन को हटा दे, ये 2 लाख जो माइनस है उसको वापस प्लस कर दूं मैं, तो 4 लाख आएंगे ना आपके, 4 लाख आएंगे, मतलब 2.5 लाख से ऊपर आएंगे, आएंगे कि नहीं? इसलिए रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी, ये नया अमेंडमेंट आया, क्योंकि एग्जम्पशन लेने के बाद तो हो सकता है सभी की एग्जम्पशन लिमिट कम आए, रिटर्न ही ना भरो आप, जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि एग्जम्पशन आप क्लेम कर रहे हो, देना ना देना उनकी इच्छा में, अगर सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो देंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं रिटर्न भरो आप। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट था, ठीक है। 3 बातें रखोगे, बिफोर डिडक्शन अंडर 80C to 80U इट मींस जीटीआई, बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1038 एंड बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये 3 मेन याद रखो, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था, थर्ड इंपॉर्टेंट था, बाकी मैं पढ़ा देता हूं लेकिन कुछ खास नहीं है।
any person other than company firm who is not required to furnish return of income under any other provisions and who during the previous year has deposited an amount aggregate of amount exceeding 1 crore in one or more current account in bank or cooperative. ये नया जुड़ा है, ये न्यू असेसमेंट ईयर से अभी जुड़ा है ये. और incurred expenditure in aggregate 2 lakh for himself or any other person for travel to foreign country or incurred expenditure aggregate exceeding 1 lakh towards the computation of consumption of electricity and fulfill other conditions as may be prescribed. यानी एक और नया ऑब्लिगेशन डाल दिया कि अगर आपने डिपॉजिट किए हैं 1 करोड़ रुपए, कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, एक्सीडिंग 1 करोड़, वन अकाउंट में या मोर अकाउंट में, ठीक है, एक अकाउंट में करे हो या 2-3 अकाउंट में मिला के किए हो, इन बैंक कोऑपरेटिव बैंक, तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न भरना है इवन इफ इनकम 0. यहां 2.5 लाख का कहां लिखा है? ऐसे ही अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया और फॉरेन ट्रेवल पे एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए से ज्यादा किए हैं तो भी आपको रिटर्न भरना है. और अगर आपका लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख, incurred expenditure और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख, यानी 1 साल, जो स्वाभाविक बात है इस ईयर की बात करें, पर मंथ कहां लिखा है? तो एग्रीगेट टोटल मिला के बिल अगर 1 लाख से ज्यादा का आता है साल भर में तो इसका मतलब आपको रिटर्न भरना है इवन इफ इनकम 0. ये नया अमेंडमेंट, इस पे विस्तार बनाना, ठीक है. ये असेसमेंट ईयर 2021 से एप्लीकेबल रहेगा. फिर आगे है अ पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस. अंडरलाइन कर लें, बहुत पहले की बात है, हालांकि भूल गए होंगे आप लोग. बहुत पहले हमने चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में सेक्शन 11-12 पढ़ा था, याद करो. मैंने आपको एग्जांपल दिया था महाकाल मंदिर का कि ये जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं अगर ये अपने इनकम का 85% अप्लाई कर देते हैं तो पहले 15% जनरल एग्जम्पशन था इनकम का, फिर जो 85% बचा उसको अगर अप्लाई कर दे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम खर्चा कर दे तो एग्जम्पशन था. फिर बच जाए उसमें से अगर वो परमिशन बेसिस पे एग्जम्पशन था, जैसे हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन किया था कि वो हॉस्पिटल बनाना चाहता था चैरिटेबल ट्रस्ट, तो असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन दे दी थी, याद करो. तो ये सारे जो एग्जम्पशन थे चैरिटेबल इनकम में से 15% का जनरल एग्जम्पशन था, फिर एप्लीकेशन बेसिस पर था, फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो परमिशन बेसिस पर था, ये टैक्सेबल आता था. अब यहां पर इनकम उसकी 4 लाख है और ये माइनस करते 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 इनकम उसकी मान लो 0 हो गई, तो अब रिटर्न भरना है कि नहीं? टैक्सेबल 0 तो भी रिटर्न भरना है उसको, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम इट्स इनकम विदाउट गिविंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12. तो ये सेक्शन 11 के एग्जम्पशन थे, इनको देने से पहले, यानी इनको देने से पहले तो इनकम 2.5 लाख से ऊपर है ना, इसलिए इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो सब जगह ऐसे लिखा हुआ. फिर अगला सेक्शन देखो, सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है इनके. पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट बताया था, याद करो. मैंने पॉलिटिकल पार्टी का मैंने आपको बताया था कि उसकी बिजनेस के अलावा लगभग सब इनकम एग्जेम्प्ट होती है, याद करो. मैंने बताया था सैलरी तो होती नहीं उनकी क्योंकि वो इंडिविजुअल है नहीं, इंडिविजुअल की होती सैलरी. तो अब बचे 4 हेड में से उनका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था, हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट था, अदर सोर्सेस एग्जेम्प्ट था. अब बचा क्या? बिजनेस हेड. लेकिन वो एग्जेम्प्ट कौन से सेक्शन में था आप याद करो, यहां लिखा भी है. फिर वही बात लिखी हुई है पॉलिटिकल पार्टी में, विदाउट गिविंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 13A एग्जिट्स एग्जम्पशन लिमिट. तो पॉलिटिकल पार्टी की भी टोटल इनकम आप जीटीआई निकालोगे, सारे इनकम जोड़ोगे, ठीक है, उसमें से उनको एग्जम्पशंस मिलता है किस पे? हाउस प्रॉपर्टी पर. लेकिन हमको इन्होंने कहा है कि वो एग्जम्पशन तो सेक्शन 13A में मिलते हैं. तो वो एग्जम्पशन से पहले अगर उनकी इनकम 4 लाख है मान लो और एग्जम्पशन के बाद उनकी इनकम 0 हो जाए या 1-8 लाख रुपए है, तो इधर नहीं देखना है हमको, कहां देखना है? बिफोर एग्जम्पशन. और वो एग्जम्पशन था सेक्शन 13A में, याद करो. डोनेशन आता था, वो वाला पॉइंट था. आप चाहो तो फर्स्ट चैप्टर में जाके देख लेना, एग्जम्पशन वाले चैप्टर में मैंने समझाया था पॉइंट. तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है इस सेक्शन में, यानी पहले तो टैक्सेबल होगी फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगी. तो बिफोर एग्जम्पशन अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो दे आर लायबल टू फर्निश इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है, इस तरह के पॉइंट है. लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दो. तो सब जगह एक पॉइंट कॉमन आ गया है, सब जगह विदाउट गिविंग एग्जम्पशन, विदाउट गिविंग डिडक्शन.
यहाँ इसका एग्जाम्शन तो विदाउट गिविंग एग्जाम्शन, यहाँ इसका विदाउट गिविंग एग्जाम्शन, इंडिविजुअल में 80C से 80U विदाउट गिविंग एग्जाम्शन, 54 विदाउट गिविंग एग्जाम्शन, सब जगह ही कर सकते हैं। और सब जगह लिमिट कितनी है? 2,50,000। सिर्फ इंडिविजुअल के केस में जरूर हम कहेंगे कि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख भी हो सकती है, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख भी हो सकती है। बाकी सब केस में 2.5 लाख, सबके लिए स्लैब 2.5 लाख। और कंपनी और फॉर्म में तो मैंडेटरी है, इवन इफ इनकम लॉस 0 नेगेटिव एनीथिंग। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। रिटर्न के फॉर्म दिए हुए नेक्स्ट पेज पर आपको ITR 1 सहज, 1 2 3 4 सहज, सरल, सुगम ऐसे नाम हुआ करते थे, उसमें से सहज एक और एक 4th नंबर पे सुगम। ये नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि नंबर लिखने बैठो, फिर भी क्योंकि आगे आपको आर्टिकलशिप करना, रिटर्न भरना है, तो आप एक बार पढ़ लेना। आपको याद हो जाना चाहिए कि फर्स्ट नंबर रिटर्न जो है वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है, सेकंड नंबर किसके लिए, थर्ड नंबर किसके लिए, 4th नंबर किसके लिए है। अच्छा रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं। फिर आगे चलते हैं, इसी में नीचे लिखा है मोड ऑफ सबमिशन। मोड ऑफ सबमिशन, रिटर्न फाइल कैसे करना है? तो रिटर्न फाइल ऐसे करना है, इलेक्ट्रॉनिकली है ना, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना है या मैनुअल फॉर्म से। अपने मैनुअल सिग्नेचर से हो जाएगा या डिजिटल सिग्नेचर से होगा, तो वो इस टेबल में दिया हुआ है, वो इस टेबल में आपको दिखेगा। इंडिविजुअल के केस में, जैसे इंडिविजुअल HUF में अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, जिनका ऑडिट होता है उनको तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है विथ डिजिटल सिग्नेचर, यानी ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर। रिटर्न सबमिटेड बाय एन इंडिविजुअल हु आर बोर्न बिफोर 1939 ITR 1 और ITR 4, इलेक्ट्रॉनिक मोड गिवन इन केस 3 और पेपर फॉर्मेट, यानी सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, वो भी ITR 1 एंड 4 के लिए। 1 सैलरी के लिए होता है, 4 जो बिजनेस की इनकम सेक्शन 44AD में दिखाते हैं 8%, उनके लिए होता है। और एनी अदर केस, तो हम तो फर्स्ट वाला याद रखते हैं, ऑडिट वाला केस, और अदर केस याद रखते हैं। अदर केस में उन्होंने बोला है सबमिटेड यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोई से भी मोड से आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिकली करना है डिजिटल सिग्नेचर के साथ। ट्रांसमिटिंग द डेटा इन रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, EVC आता है, यानी कोड आता है आपके पास, आधार वेरिफिकेशन। एक ट्रांसमिटिंग द डेटा इन रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न बाय ITR V, मतलब भरना तो ऑनलाइन ही है, लेकिन आप ऑनलाइन आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ भरो, अगर हो तो। नहीं है तो एक EVC कोड आता है, OTP आता है ना आपके मोबाइल पे, उसके थ्रू भरो। ऑनलाइन भर दिया, उसके बाद OTP आ जाएगा, OTP आप सबमिट कर देंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भर दो, एक एक्नॉलेजमेंट प्रिंट होगी, उस एक्नॉलेजमेंट का नंबर होगा ITR V, ITR 5 नहीं, ITR V, उस पर आप सिग्नेचर करके मैनुअल बेंगलोर भेज दो। बेंगलोर में पूरा डिपार्टमेंट है, CPC डिपार्टमेंट, पूरे इंडिया की सारी एक्नॉलेजमेंट वहीं जाती है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई करने के 3 तरीके हो गए आपके, या तो डिजिटल सिग्नेचर से कर दें, EVC कोड से कर दें, या फिर ITR V सेंड कर दें टू बेंगलोर। कंपनी को तो हमेशा डिजिटल सिग्नेचर से, पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा डिजिटल सिग्नेचर से, और पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन 7, ये हम छोड़ सकते हैं। वैसे सभी के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मोड तो कंपलसरी मान लो। LLP और फॉर्म में भी आप देख लो क्या लिखा, अगर ऑडिट होता है 44B में, इनकम टैक्स में ऑडिट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर, और ऑडिट नहीं भी होता है तो भी इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं। यानी अब आज की तारीख में लगभग सभी के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया। कब तक भरना है, ड्यू डेट क्या है, तो बहुत बार बोली मैंने सितंबर और जुलाई, नीचे एक बार और देख लें आप, ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव माने जैसे पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वेयर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, वहां लिख लो आप ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तुम्हारा कोर्स में नहीं है, CA फाइनल में पढ़ोगे आप। एक ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, वो कंसेप्ट अगर लग रहा है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लगती, तो इसलिए वहां पर 30 नवंबर लास्ट डेट होती है, तो ये अपने काम का नहीं, फिर भी पढ़ा दिया। दूसरा, असेसिस कंपनी, कोई भी कंपनी, तो कंपनी के लिए ऑडिट कंपलसरी है, इसलिए हमेशा डेट क्या रहेगी, सितंबर 30। वेयर असेसिस पर्सन अदर देन कंपनी, अब दूसरा पर्सन अदर देन कंपनी मतलब कौन, इंडिविजुअल, HUF फर्म, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म वगैरह सब इसमें आ गए, LLP वगैरह सब इसमें आ गए।
इसमें भी वही है, अगर ऑडिट होता है आपका तो 30 सितंबर, ठीक है। और जिन फर्म का ऑडिट होता है उनके लिए 30 सितंबर, और फर्म के जो वर्किंग पार्टनर है उनका भी रिटर्न 30 सितंबर तक, क्योंकि जब तक फर्म का ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वर्किंग पार्टनर के रेमुनरेशन तय नहीं होगा, इसलिए इन दोनों के लिए 30 सितंबर। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को तो रेमुनरेशन मिलता ही नहीं है, इसलिए उसका रिटर्न तो आपको जुलाई तक ही भरना है। तो वर्किंग पार्टनर क्या लिखा है, वर्किंग पार्टनर इन फॉर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनके वर्किंग पार्टनर का रिटर्न भी 30 सितंबर जाएगा जिनका ऑडिट होता है। और जिन फर्म का ऑडिट नहीं होता है तो उनके पार्टनर्स का भी कुछ नहीं, तो उस कंडीशन में अदर केस में क्या होगा, 31 जुलाई, ठीक है। यहां तक की बात तो 139 हो गया अपना 131, 139(3) पर आते हैं, पेज नंबर 530 पर। 139(3) क्या है, When return of loss should be filed, ये मैं आपको सेटअप ऑफ लॉसेस में आखिरी पॉइंट बताया था, याद करो, ये वही है कि रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। प्रेस्क्राइब फॉर्म कौन से, ITR 1, 2, 3, 4, 5 की, एंड विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1). टाइम अलाउड कौन सा भी पढ़ा हमने, जुलाई एंड सितंबर वगैरह। तो इफ रिटर्न सबमिटेड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड विद इन टाइम द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड इन टाइम। तो भरना चाहिए आपको विद इन टाइम, लेकिन अगर आपने नहीं भरा, इफ नॉट सबमिटेड विद इन टाइम, तो कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, कोई सा भी, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो या अदरवाइज। कैपिटल लॉस कोई सा भी, आप चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये भी नहीं। अच्छा, रेस हॉर्सेस, ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, ये ऑनिंग मेंटेनिंग, ये सिर्फ रेस हॉर्सेस के लिए, केमल के लिए नहीं, या किसी और के लिए नहीं है, उसको तो आप सिंपल बिजनेस मानो, ये सिर्फ इसके लिए स्पेशली बना था, इसलिए किसी को डाउट भी आया था। तो जो लॉ में लिखा हो पढ़ो, 3 लॉस के बारे में लिखा है, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। हाउस प्रॉपर्टी का कहां लिखा है, इसका मतलब मैंने वहां पे भी लिखवाया था, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ इनकम टैक्स रिटर्न नॉट सबमिटेड विद इन टाइम। ये लाइन यहां पर भी आप लिख लो। तो ये सेक्शन 139(3) था, ठीक है। दैट लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ये 139(3) में लिखा है कि लॉस नहीं होंगे, लेकिन 139(3) में ये लिखा है कि इफ रिटर्न नॉट सबमिटेड अंडर सेक्शन 139(1) देन लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। दूसरा सेक्शन 139(4), कैन रिटर्न बी फाइल्ड बियॉन्ड टाइम। बियॉन्ड टाइम यानी क्या, लिमिट से बाहर आप कर सकते हो। तो मैंने भी यार बताया था आपको, यस, प्रीवियस ईयर अपना 19-20 गया, प्रीवियस ईयर, इसका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 20 से, एंड कब होगा, मार्च 2021 को। कट ऑफ डेट क्या रहेगी, एक बार जुलाई रहेगी, एक बार सितंबर रहेगी अगर ऑडिट होता है, तो ये ड्यू डेट है। क्या इसके बाद भी भर सकते हैं, इज बिलेटेड रिटर्न पॉसिबल, यस, बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड, बट क्या लिखा है, इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1). टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1) क्या है, ये टाइम अलाउड किया 139(1). इफ रिटर्न नॉट सबमिटेड विद इन टाइम अलाउड अंडर 139(1) और नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 142(1). कई बार आपने रिटर्न नहीं भरते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक नोटिस आता है टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, क्या आप विद इन 15 डेज रिटर्न भर दें, उसमें टाइम लिमिट देते हैं। वो टाइम में भी आपने नहीं भरा, 15 दिन का टाइम था, 15 दिन निकल गए, तो ना आपने 139(1) के टाइम लिमिट में भरा, ना नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). द पर्सन में फर्निश द रिटर्न ऑफ एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। कब तक भर सकते हैं, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इस प्रीवियस ईयर का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, 2021, तो रिलेवेंट वर्ड इस्तेमाल किया, जिस ईयर की बात करें उसका रिलेवेंट असेसमेंट, तो बिफोर द एंड, ये यहां तक भर सकते हो। तो ये डेट निकल गई, कोई बात नहीं, नोटिस की डेट निकल गई, कोई बात नहीं, आप यहां तक भर दो, या फिर और पे सर्कल लगाएं। लैंग्वेज ढंग से पढ़ना, लॉ पढ़ रहे हो आप, और चूंकि आईपीएससी लेवल पे ज्यादा एमपी नहीं है इसलिए लाइटली पढ़ा रहा हूं आपको। सीए फाइनल में सबसे बड़ा चैप्टर यही रहेगा, असेसमेंट प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर यही रहेगा, एक एक चीज बहुत डिटेल में। और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब मैंने समझा था, असेसमेंट कौन करता है, असेसिंग ऑफिसर।
तो हो सकता है आपने रिटर्न फाइल नहीं किया रिटर्न फाइल, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन रहती, मैंने कहा, तो उन्होंने आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री की इंफॉर्मेशन ले ली, बैंक से डिटेल ले ली आपकी सारी, और आपको अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी देते हैं वो लोग, अपॉर्चुनिटी बेस्ड जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं इसको, बेस्ड जजमेंट, यानी असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से जो बेस्ट है वो जजमेंट करेगा, बट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आपने उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो उसने उठा के और आपका 28 फेब को असेसमेंट ही कर डाला, कंप्लीट असेसमेंट ऑर्डर निकाल दिया। आपको सर्व हुआ कि नहीं इससे मतलब नहीं है, असेसमेंट कंप्लीटेड, तो असेसमेंट कंप्लीट हो गया, उसने ऑर्डर बना के रख लिया कि आपका इतना इतना इनकम है, आपकी इतना इतना टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब ये काम तो उसने 21 मार्च से पहले कर लिया, तो अब जब असेसमेंट ही कंप्लीट हो गया तो रिटर्न कैसे भरोगे? रिटर्न क्यों भरते हैं? ताकि असेसमेंट हो जाए, ये होता है सेल्फ असेसमेंट। फिर ये रिटर्न की स्क्रूटनी करते हैं वो लोग, वो सेल्फ असेसमेंट के बाद वो लोग स्क्रूटनी असेसमेंट करते हैं ना, लेकिन रिटर्न नहीं भरा और उन्होंने डायरेक्ट असेसमेंट ही कर दिया। जब असेसमेंट ही हो गया तो आप रिटर्न कैसे भरोगे? अब रिटर्न भरने से कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, आप लैंग्वेज याद रखना, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, means assessee can file return only up to 28th Feb in this case, and if assessment is concluded in April May 21, assessment यहां हुआ होता completion होता, तो which is earlier क्या होता है? ये होता है। तो जनरली यही होता है, क्योंकि असेसमेंट इतनी जल्दी होता ही नहीं, बट लॉ के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी दिया, आप वहां देख लेना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेट सबमिशन, मान लो चलो लेट हो गए तो क्या होगा? तो एक तो भी अपन ने पढ़ा, इफ रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट देन लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, तो assessee विल बी लायबल टू पेनल इंटरेस्ट। और हाँ, अभी एक और पढ़ा हमने, इंटरेस्ट 230 पर एक इंटरेस्ट लगेगा बिलेटेड रिटर्न पे, जितना लेट भरोगे उतने महीने का इंटरेस्ट, तो एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा। दूसरा, assessee शैल बी लायबल टू लेट फाइलिंग ऑफ फीस 234F में, लेट भरने की फीस लगती है, लेट फीस बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट वर्ड नहीं, पेनल्टी वर्ड नहीं, लेट फीस वर्ड 234F में। कितना? 5,000 if return is furnished after the due date but before 31st December। मैक्सिमम टाइम कहां तक का? मार्च तक का है, लेकिन अगर आप ये डेट निकल गए तो दिसंबर तक अगर आप भरोगे तो 5,000 की पेनल्टी, और दिसंबर से बाद मार्च तक भरोगे तो 10,000 की पेनल्टी। लेट फीस कितनी है? 10,000। तो यहां से यहां तक 5,000, उसके बाद कितना है लिखा हुआ देखो, 10,000 इफ रिटर्न फर्निश आफ्टर दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, दिसंबर के बाद असेसमेंट ईयर। However, in case where the total income does not exceed 5 लाख, ये भी सोचना है, छोटे असेसी बेचारे अगर किसी कारण से छूट जाएंगे तो क्या वो इतना फीस भरेंगे? तो इसलिए किनको छोड़ दिया है? इफ इनकम नॉट एग्जिट 5 लाख, इनकम मीन्स टोटल इनकम जो लास्ट में आती है, नॉट एग्जिट 5 लाख, द लेट फीस शेल नॉट एग्जिट 1,000। तो उन लोग के लिए लेट फीस कितनी? 1,000 रुपए पूरा, यहां से लेके यहां तक उनकी लेट फीस कितनी है? 1,000 इफ टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, तो 1,000। और जिनकी 5 लाख से ज्यादा उनके लिए 5,000 और 10,000। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, फ्यू लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, अभी पढ़ा हमने। और चौथा पॉइंट है, इफ रिटर्न ऑफ इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, और ये सारे सेक्शन जितने भी तुम्हारे कोर्स में नहीं थे, मैंने पढ़ाया ही नहीं, कोर्स में थे ही नहीं, मैंने बताया था। ये वही सब सेक्शन है कि आपने अगर इंडस्ट्री लगाई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ACZ में, तो आपका प्रॉफिट अगले 5 या 10 सालों तक डिडक्टिबल यानी एग्जेम्प्ट होता है। तो वो तभी होगा इफ रिटर्न सबमिटेड विद इन ड्यू डेट, अदरवाइज डिडक्शन अंडर सेक्शन दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है लेट रिटर्न भरने के, इसलिए सबसे अच्छा तो है कि तरीका कि आप टाइम पर रिटर्न भरें। कैन रिवाइज रिटर्न बी फाइल्ड? रिवाइज रिटर्न मतलब क्या? एक बार रिटर्न भर दिया उसके बाद रिवाइज हो सकता है। मान लो मैंने रिटर्न भरा था, उसमें मुझसे कुछ गलतियां हो गई, या रिटर्न भर दिया था मैंने टाइम पर, या लेट भरा था, तो क्या उसमें मुझसे गलती हो गई, तो क्या मैं उसको सुधार सकता हूं? तो लिखा है देखो आप, इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड अ पर्सन में फर्निश रिवाइज रिटर्न। पहला,
विच रिटर्न कैन बी रिवाइज, कौन कौन से रिटर्न रिवाइज होंगे? इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), यानी ये नॉर्मल रिटर्न जो हम भरते हैं, या 139(4) मतलब बिलेटेड रिटर्न जो ऊपर वाले, यानी इधर भरे हुए रिटर्न जो है वो 139(1) के कहलाते हैं, बिलेटेड 139(4) के कहलाते हैं। तो ये रिटर्न हम रिवाइज कर सकते हैं, यानी अब बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज होते हैं, पहले नहीं होते थे। डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, अंडरलाइन कर लेना, ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, ही मे फर्निश द रिवाइज रिटर्न from assessment year 17-18, even a belated return submitted under 139(4) can be revised। अब हो सकता है, पॉसिबल है। तो होना चाहिए ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, कुछ गलतियां रह गई हमसे, जानबूझ के गलती हुई नहीं, आपने जानबूझ के इनकम छोड़ दी थी कि यार अच्छा टैक्स बचा लेंगे, वो कंसीलमेंट कहलाएगा। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ओमिशन जो हुआ है वो इनोसेंटली हुआ है, अगर इंटेंशनली हुआ है तो हो सकता है वो कंसीलमेंट की पेनल्टी लगा दे आपको, इसलिए बड़े सोच समझ के रिवाइज करना पड़ता है रिटर्न। ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट कैन बी फाइल ओनली इफ असिस्टेड डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। टाइम लिमिट कब तक कर सकते हैं? तो सेम वही लैंग्वेज जो ऊपर थी, अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, सेम लैंग्वेज, अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले। यानी अगर असेसमेंट पहले हो गया तो वहीं तक रिवाइज कर सकते हो, बाद में हुआ तो यहां तक रिवाइज कर सकते हो, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एक और पॉइंट जो इन्होंने लिखा है, कैन रिवाइज रिटर्न बी अगेन रिवाइज्ड, यानी मैं ये रिवाइज रिटर्न भरा मान लो मैंने, ठीक है, कब तक भर सकता हूं? यहां तक भर सकता हूं ना। पहले मैंने यहां रिटर्न भरा था, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई तो उसका मैंने रिवाइज रिटर्न यहां भर दिया 139(5) में। फिर इस रिवाइज रिटर्न में भी मुझसे मिस्टेक हो गई तो क्या फिर से भर सकता हूं? यस, रिटर्न कैन बी रिवाइज, शायद पीछे लिखा होगा, पीछे पेज में देखिए आप, सेकंड रिवाइज रिटर्न लिखा है, कैन बी फाइल्ड फॉर करेक्टिंग एनी और ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट मेड इन फर्स्ट रिवाइज रिटर्न। तो आपके फर्स्ट रिवाइज रिटर्न में एरर है तो आप सेकंड रिवाइज रिटर्न भर सकते हो, बट कब तक भर सकते हैं? विद इन टाइम लिमिट। लिमिट वही है 31 मार्च तक, आप 2 क्या 3 4 5 बार रिवाइज करो, कोई लिमिट नहीं है। तो रिटर्न कैन बी रिवाइज अगेन एंड अगेन, बट ओनली अप टू द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139(5). ये लाइन आप लिख कर लेना, मीन्स ओनली अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रिटर्न कैन बी रिवाइज अगेन एंड अगेन, बट व्हेनेवर रिवाइज रिटर्न फाइल देन अर्लियर रिटर्न्स आर नलिफाइड, नल माने जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। अब इसमें जो इनकम डिक्लेयर की है वही मानी जाएगी, तो जिंदा कौन सा रहेगा? आखिरी वाला रिटर्न, वो बाकी सब नल एंड वाइड माने जाते हैं, जीरो। ये है आपका रिवाइज रिटर्न के बारे में बात, ठीक है। और लास्ट में लिखा देयर इज नो प्रोविजन इन इनकम टैक्स टू सीक परमिशन टू रिवाइज। रिवाइज रिटर्न के लिए कोई परमिशन नहीं लेना है, आप ऑनलाइन जाएं, वहां सेक्शन नंबर पहले ये सिलेक्ट किया था आपने जब ओरिजिनल भरा था, अब जब सेकंड टाइम भर रहे हो आप तो वहां सेक्शन नंबर आते हैं रिवाइज रिटर्न, ये वाला सिलेक्ट कर दो, फिल कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा स्पेशल परमिशन नहीं लेना है कि क्या हम रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलिए आप यहां तक के अपडेट करें, इस चैप्टर में बस 2-4 सेक्शन ही और बचे हैं, खत्म है चैप्टर भी।